वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है गति के नियम। तो गति के नियम वैज्ञानिक न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन वैज्ञानिक को आप सभी जानते हैं। उनकी स्टोरी थी कि वो गार्डन में बैठे हुए थे पेड़ की छांव में, और वो सेब के जो पेड़ के नीचे लेटे हुए थे उस पर से एक सेब टूटकर उनके सर पर गिर गया। तो उन्हें ध्यान आया कि ये चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है, और फिर उन्होंने ग्रेविटीज़ के लॉ दिए, है ना, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, और साथ ही साथ गति के नियम भी प्रतिपादित किए सन 1686 में। अभी करंट की सिचुएशन में ऐसा है कि लॉकडाउन के कारण हो सकता है कि आपको जनरली प्रमोटेड किया जाए बिना परीक्षा के। अब परीक्षा और पढ़ाई, ये दोनों में सिर्फ इतना ही संबंध है कि कितना आपने ग्रहण किया, जितना आपको दिया गया है उसमें से। ठीक है, तो अब हमारा काम है आपको देना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सिलेबस कंप्लीट भी करना है और आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, रिजल्ट चाहे जो भी हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नया चैप्टर, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। तो सन 1686 में सर आइजैक न्यूटन, जो ग्रेविटी की खोज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए, जिनमें से पहला नियम है, यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगा, और यदि गति की अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है। इसे हम जड़त्व भी कहते हैं। तो प्रथम नियम को आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, और ये अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, इसका उदाहरण है कि मेज पर यदि कोई पुस्तक रखी हुई है तो वह अपनी स्थान पर ही बनी रहेगी जब तक कि उसे हम हटा ना लें। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ये हो जाएगा, यदि क्षैतिज तल पर कोई गेंद लुढ़क रही है तो वो लुढ़कती रहेगी जब तक कि घर्षण बल उसे रोक नहीं देता। जैसा कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो मैदान यदि साफ़ सुथरा है, उसमें ऊबड़ खाबड़ नहीं है, यदि सरफेस जो है वो अच्छा है, तो बॉल उस पर लुढ़कती जाती काफ़ी देर तक। लेकिन यदि घास का मैदान है, उस पर यदि बॉल लुढ़केगी तो उसमें घास के कारण जो फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वो बॉल जल्दी रुक जाती है। तो यदि घर्षण बल बिल्कुल ना हो तो गेंद लुढ़कती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रथम नियम को समझा। अब पिंड के इस गुण को, जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाती है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या होती है कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यदि गाड़ी चल रही है तो उसे रोकना है तो उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेकिन वो ब्रेक को काम करने नहीं देगी, है ना। उसके लिए वो क्या करेगी, हीट उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसे चलाने में हमें ताकत लगानी पड़ेगी। तो अपनी वर्तमान अवस्था का विरोध जो होता है वो जड़त्व कहलाता है। ठीक है, इनर्शिया, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रथम नियम को बहुत ही आसानी से समझ लिया कि जो वस्तु रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जो वस्तु चल रही है वो उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में इंग्लिश में भी बोलते हैं डेफिनेशन कि इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन इट विल remain in motion with the same velocity in the same direction, and if the body is in state of rest then it will be in the state of rest till an external force is applied on it, है ना। जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी। यदि रेस्ट में है तो, यदि मोशन में है तो उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में अपना मोशन करती रहेगी। ठीक है, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये था पहला नियम जो कि काफ़ी आसान था, जिसमें जड़त्व का नियम भी हमने देखा। अब आता है दूसरा नियम। तो दूसरा नियम जो है वो मैं कहूँगा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आता है आपका डेरिवेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जल्दी से कि इसका क्या नियम है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो इसमें कुछ नई चीज़ आई हमारे पास, टर्म संवेग। तो अब हमें इसे पूरा अच्छे से समझना होगा कि संवेग क्या होता है ना। हम सबसे पहले मानते हैं कि एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान कितना है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान है स्मॉल m, और उसका प्रारंभिक वेग कितना है
u, उसका अंतिम वेग v, और इस वस्तु को अपने प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v तक पहुंचने में लगा समय कितना है, t। ठीक है, अब जब वस्तु का वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण भी होगा। तो मान लीजिए इस वस्तु का त्वरण कितना है, स्मॉल a। अब वस्तु में वेग आया, वेग में परिवर्तन किसके कारण होता है, बल के कारण। तो मान लीजिए उस पर ऊपर लगाया गया बल कितना हो गया, कैपिटल F। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हमारे पास आता है संवेग। तो संवेग का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। अब वस्तु के वेग कितने हैं, दो। द्रव्यमान तो कांस्टेंट है, स्मॉल m है, लेकिन उसके पास दो वेग हैं, एक प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। तो उसका प्रारंभिक संवेग होगा m इंटू स्मॉल u, और उसका अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू अंतिम वेग v। तो प्रारंभिक संवेग हमारे पास mu हो गया, अंतिम संवेग हो गया mv। अब यहाँ पहली लाइन में ही लिखा हुआ है संवेग परिवर्तन की दर। अब संवेग में परिवर्तन तो हो रहा है तो उसको निकालते हैं। संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, mv माइनस mu, या क्या कह सकते हैं mv माइनस u। ये हो गया संवेग में परिवर्तन। अब इसकी दर, संवेग में परिवर्तन की दर। अब किसी भी चीज़ की दर क्या होती है, जब उसके बटे में समय लगा देते हैं, है ना। किसी समय के साथ उसमें परिवर्तन, किसी भी वस्तु के में समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, दर। तो इसमें कितने समय में ये परिवर्तन हुआ, हमने देखा था वस्तु को प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग u तक जाने में कितना समय लगा था, t। तो संवेग में परिवर्तन भी कितना हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगी mv माइनस u। ये हो गया संवेग में परिवर्तन, और इसकी दर मतलब इसकी बटे में समय। अब इससे हम परिचित हैं कि ये m को यदि हटा दिया जाए तो ये जो इतना भाग है इसको हमने कहीं देखा है, हमने देखा है गति के प्रथम समीकरण में। गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम जानते हैं, अभी हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा था। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से t का मान क्या हो जाएगा, देखो a का मान क्या हो जाएगा, v माइनस यू, यहाँ ए टी बराबर v माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ से यदि a का मान देखें त्वरण का, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू अपॉन टी। तो त्वरण बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, a रख सकते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, यहाँ हम डायरेक्ट रख देते हैं m इंटू ए। अब परिभाषा पर चलते हैं वापस। तो संवेग में परिवर्तन की दर हमने निकाल ली है, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर कितनी आ गई, ma। इस ma को हम किसके समानुपाती मानेंगे, ma, यानी संवेग में परिवर्तन की दर उसके ऊपर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब ये चूंकि ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू के एम ए। यहाँ पर k एक नियतांक है। अब k जो नियतांक है उसका मान किस पर डिपेंड करेगा, k का मान डिपेंड करेगा बाकी सभी जो वेरिएबल्स हैं उनकी यूनिट पर। यदि हम वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हम किलोग्राम में लेते हैं और 1 किलोग्राम ले लेते हैं, मान लीजिए यदि वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और वस्तु में उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और वस्तु पर लगाया गया बल यदि 1 न्यूटन है, ठीक है, तो इस कंडीशन में k का मान क्या हो जाता है, k का मान हो जाता है 1। k एक नियतांक है, नियतांक k। उस कंडीशन में तब नियतांक k बराबर कितना हो जाएगा, 1। हेंस f इज इक्वल टू एम ए। यही हमारा गति का दूसरे नियम का समीकरण है। ठीक है, और यही क्या है, बल का फॉर्मूला। ठीक है,
तो इसे हमने डिराइव कर लिया है बहुत ही आसानी से। किसकी परिभाषा से? संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये संवेग में परिवर्तन की दर आपको निकालना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो ये वाला जो संवेग में परिवर्तन का दर है, ये यदि आपने निकाल लिया तो आपका आधा काम हो जाएगा, ठीक है। तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर। उसके बाद आएगा प्रथम समीकरण से त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा से एम ए बन जाएगा, और एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, या एफ इज इक्वल टू के एम ए। तो इस प्रकार से एक नियतांक बना लिया हमने, और नियतांक को हमने मान लिया कि इसका यदि जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम हो, त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, और बल 1 न्यूटन हो, तब नियतांक का मान भी 1 हो जाएगा। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गति के 2 नियम को पढ़ लिया है बहुत ही आसानी से। और तीसरा नियम तो बहुत ही आसान है, जो न्यूटन ने गति का तीसरा नियम दिया था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी पिंड पर यदि हम कोई बल लगाते हैं तो उस पर उसी बल के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना, या और साधारण भाषा में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इस तीसरे नियम को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें बहुत ही आसानी से याद हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप इसको पुस्तक में से पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसा कि आपने सभी ने रॉकेट देखा होगा, दीपावली वाला रॉकेट हो या इसरो द्वारा लॉन्च कोई रॉकेट हो, तो वो जो गैसेज उसमें से निकलती हैं वो बहुत ही तीव्रता के साथ नीचे की ओर ग्राउंड पर पड़ती हैं, और उससे एक प्रतिक्रिया बल जनरेट होता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर लेकर जाता है ना। तो इस प्रकार से सभी कहते हैं यदि हम किसी को चाटा मारते हैं या घूंसा मारते हैं, तो जितनी मात्रा में हमारा हाथ या हमारी जो पंचिंग बॉक्स है वो जितना दूसरे को डैमेज करता है, उतनी ही मात्रा में बल हमारे हाथ पर भी लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से सभी रिएक्शन वाली चीज़ें होती हैं। जब बॉलर बॉल करता है और जो बैट्समैन होता है बैट से बॉल को हिट करता है, तो बॉल की दिशा बदल जाती है, ठीक है। और यदि हम स्थिर दीवार पर यदि उस बॉल को भी मारेंगे तो भी वो बॉल टकरा कर वापस आ जाती है ना, ग्राउंड पर बाउंस करती है। तो प्रतिक्रिया के तो बहुत सारे यूज़ हैं जो आप जानते हैं, बस उसको शब्दों में आप ऐसे मान लीजिए कि उन सभी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस स्लाइड में इतना ही। इसमें हमने गति के लगभग तीनों नियम को देख लिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।